हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल माइंड, वो आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है। जिस प्रोग्राम का नाम है डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल लॉ, मूल विधि जो है ये सब्जेक्ट, इसको लेकर जो है बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स में ये बताया जा रहा है कि ये पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी बातें चल रही हैं। खैर, हम बात करते हैं कि जो भी सब इंस्पेक्टर वाला हमारा जो कोर्स है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एक सेक्शन है आपका फंडामेंटल लॉ। इसका आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें इससे जो है हम आपको रूबरू कराएंगे क्या इसका सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि की। देखिए, होता क्या था कि अब से पहले जितने भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या थे कि उसमें आपसे जिसमें पार्ट होता है, आपके जो क्रिमिनल कोड होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, ठीक है, या आपका एविडेंस एक्ट होता है, जो पुराने वाले हमारे कानून थे, जो पुराने वाली हमारी विधि थी, उसी के अनुसार आपसे क्वेश्चन पुट होते हैं। बहुत सारा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन रहता था कि कौन सा कानून पढ़ना है, नए वाला पढ़ना है कि पुराने वाला पढ़ना है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्या है कि आज क्लैरिफाई करने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत सारे कि बीएनएस पढ़ना है या इंडियन पीनल कोड पढ़ना है। तो पहले हम चलते हैं, बात करते हैं कि इंडियन पीनल कोड जो आपका 1860 है, ठीक है, क्या वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो भी आपका पहले एग्जामिनेशन होता था उसमें क्या था कि आपको इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़ना होता था। अब क्या हुआ कि जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने 3 नए कानून संसद से पास कराए और तीनों कानून क्या कहते हैं यहीं से आपको पता लग जाएगा। पहले कानून का नाम है आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बीएनएस कहा जाता है। बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, तो ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है आपका, ये क्या करता है, ये आपका जुलाई 2024 को, यानी जुलाई 2024 में ये जो है लागू कर दिया जाता है। अब क्या है कि संसद कोई कानून पास करती है, कानून पास करने के बाद वो कानून कहाँ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था संभालने का काम स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकारें क्या करती हैं, उस कानून को अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों कानूनों को क्या कर लिया है, वो अडॉप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या करती है, इसको रिप्लेस करती है। तो ये इस जो है आपका कानून अब नल एंड वॉइड हो जाता है। तो यहां से ये आपको ध्यान रखना है कि अब आपको पढ़ना क्या है, अब आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 वाला ही कानून पढ़ना है, ठीक है। तो ये बातें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। तो इसके लिए जगह जो है एक नया कानून आया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये क्या करता है, ये कानून इसको रिप्लेस कर देता है। तो अब आपको क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 वाली जो 2024 में एनफोर्स होती है, वो क्या है, आपको यहाँ पे पढ़नी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या था कि साक्ष्य अधिनियम, जो कि हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग में हमें हेल्प करता है, 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है वो अधिनियमित किया गया था और इसको अधिरोपित किया गया था। लेकिन इसकी जगह जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वाला जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल
दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर का जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो आपको एक अलग से टॉपिक दे दिया जाता है जिसका नाम होता है फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि। क्यों कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में ये मूल विधि नहीं पूछी जाती है, क्यों सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में ये मूल विधि पूछी जाती है, चलिए इसको भी यहीं पे क्लैरिफाई करते चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा हैं, ठीक है, तो जो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी ये काम करता है, जब भी ये पोस्टेड होता है, किसी भी थाने से संबंध होता है या चौकी प्रभारी होता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, यानी विवेचनाधिकारी के रूप में काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो इस पोस्ट का है वो यही है। थानेदार क्या करता है कि इसको काम सौंप देता है कि तुम्हें विवेचना करनी है। अब विवेचना करने के लिए उसको क्या है, उसको बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ यानी कानून की सामान्य जानकारियां उसको होनी चाहिए। जब भी वो विवेचना करेगा तो उसे कम से कम कानून के बारे में पता हो। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी भी सब इंस्पेक्टर से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको जो है, या ये उम्मीद रखता है कि एक बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ उसको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ इसको होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में विवेचना का कार्य ये करता है। तो अब बात यह है कि जब उसको विवेचना करनी ही BNS 2023 के तहत है तो आपको कोर्स में पढ़ने का मतलब है ही नहीं कि आपको भारतीय दंड संहिता 1860 मैं यहां पे पढ़ाऊं, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, भारतीय नागरिक संहिता 2023 आपको इसकी जगह पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है मैंने देखा, मैं काफ़ी देखने के बाद मैंने एक क्लास यहाँ पे ली है, बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया पे जो है एक्सप्लोर किया, देखा, तो बहुत सारे लोग इंडियन पीनल कोड पढ़ा रहे हैं दोबारा से। तो इंडियन पीनल कोड पढ़ाने का कोई जो है मतलब नहीं बनता है, आपको पढ़ना केवल भारतीय नागरिक संहिता 2023 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों जो कानून हैं, 3 नए कानून से जो है वो रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित हो गए हैं। अब खाली ये नहीं है कि फंडामेंटल लॉ में केवल आपको इन 3 कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन तीनों कानूनों के साथ साथ आपको और भी हमारे अधिनियम है जो संसद द्वारा पारित किए गए हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। माने कोई एट्रोसिटी किसी शेड्यूल क्लास मेंबर के ऊपर हो जाती है तो आपको खाली भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम या SC/ST एक्ट जिसको हम कहते हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। किसी वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटी हो जाती है तो उसके साथ ही आपको जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा कानून वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही पढ़ना है। तो यहां से प्रश्न ये उठता है कि सर कोर्स क्या है, इसका सब सिलेबस क्या है, सॉरी पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, हालांकि अभी क्या है कि एक ट्वीट पे एक नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरा सोशल मीडिया में एक भौकाल मचा हुआ है। चलिए भाई जल्दी जल्दी सब इंस्पेक्टर के अलग अलग कोर्स चला देते हैं। ठीक है, गहन अध्ययन किए बिना जो है ये कोर्स चल रहे हैं। ये मैं ट्वीट के अलावा ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद कि ये कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन सही कोर्स का जो पता लगेगा वो नोटिफिकेशन के बाद लगेगा। ठीक है, लेकिन कोर्स यही रहेगा क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है वो केवल ये हुआ है, यहाँ आपका इंडियन पीनल कोड, यहाँ का आपका CRPC और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 3 होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस हो गए हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये हो गए हैं। और ये 2024 में जो है जुलाई 2024 से लागू हो गए थे। धीरे धीरे सभी स्टेट ने क्या किया कि इसको एडॉप्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया था दिसंबर माह में। ठीक है, दिसंबर 2024 में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कानून इसमें लागू है। तो ये तीनों कानून हमें पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक है आपका वो कवर हो जाता है जब हम तीनों कानूनों को एक बेसिक लॉ के रूप में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम बात देखते हैं कि उसके बाद आता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये क्यों पढ़ना है? देखिए, दूसरा जो टॉपिक है आपका वो कहता है लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, यानी महिलाएं, 1 सेकेंड, यानी आपकी महिलाएं, बच्चे
और SC/ST के जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है, यानी वैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसके लिए क्या है कि आपको भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें तो पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे कानून पढ़ने पड़ेंगे इसके साथ में। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में भाषा में घरेलू हिंसा कानून 2005 के नाम से जानते हैं। किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार है या महिला के ऊपर जो है अत्याचार का कोई मामला है, तो आपको क्या है कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक वायलेंस वाला। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली यही पढ़ना पड़ेगा, आपको इसके साथ भारतीय न्याय संहिता भी पढ़नी पड़ेगी। इससे पहले क्या होता था, माने कि आप एक जो है प्रशिक्षित दरोगा हैं, यानी आप ट्रेनिंग करके आए हैं और आपको जो है आपके सामने देखा कि किसी महिला का कोई मामला है, महिला के ऊपर अत्याचार है, तो इससे पहले आपको कार्रवाई कैसे करनी थी। सबसे पहले तो आपको देखना था कि पहले आप क्या देखते कि इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में मुझे केस रजिस्टर करना है। तो पहले क्या होता था कि 498A 498 घरेलू हिंसा कानून के लिए सेक्शन है, आपने वो लगाया, साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इंपोज कर दिया, और जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है कि उसकी चार्जशीट आपने फाइल कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ये बदल गया भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या कहता है, इसके लिए इसने जो है 85 अपना सेक्शन रखा हुआ है। अब ये क्या है, देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये खाली ये बताएगा कि जो घरेलू हिंसा है वो डिफाइन कैसे होगा, परिभाषित कैसे होगा, यही तो बताएगा। कि यही बताया जाता है घरेलू हिंसा कानून में कि भाई थप्पड़ मारेंगे तब घरेलू हिंसा मानी जाएगी, और जो है प्रताड़ित करेंगे दहेज के मामले तब भी घरेलू हिंसा मानी जाएगी, तो यही होता था ना। लेकिन 498A जो था वो उसका जो पनिशमेंट है, उसकी जो सजा है, उसका प्रावधान करता था। वहीं अब जो रिप्लेस हो गया है, अब भारतीय न्याय संहिता जो के लिए आपको धारा 85 यानी सेक्शन 85 आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसको इंग्लिश में सेक्शन, हिंदी में धारा, और पुरानी फिल्मों में जो है दफा कह देते थे कि दफा 85 के तहत जो है आपको 3 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये ऐसे करके आपको मैं बिल्कुल साधारण वे में जो है पूरा का पूरा फंडामेंटल लॉ पढ़ाऊंगा। केवल आपको पढ़ते ही आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें सारी पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये हैं। तो ट्रैफिक रूल्स क्या है, ट्रैफिक रूल्स आपके ट्रैफिक से संबंधित है। ट्रैफिक में क्या है, ट्रैफिक का संबंध क्या है, आपके व्हीकल से है। उसके लिए क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट होता है। पहले क्या होता था कि पहले आप 3 महिला या पुरुष जो भी हैं, ठीक है, वो बैठे बाइक पे और बाइक लेके गए, सामने ट्रैफिक ऑफिसर खड़ा है आपके, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है, ऑफिसर जो भी है। टीआई ने आपको रोका और बोला कि कहाँ जा रहे हो। पहले तो यही पूछता है पुलिस वाला कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बताएगा कि आपकी गलती क्या है। तो पहले बोलेगा कि साहब आप 2 की जगह 3 बैठे हैं। तो सबसे पहले ट्रिपलिंग का चालान होगा। ट्रिपलिंग का चालान कितने का था, पहले 100 रुपये का। फिर उसके बाद क्या है कि आपको के पास हेलमेट नहीं है तीनों के, तो हेलमेट का चालान 100 रुपये का हेलमेट का चालान, विदाउट हेलमेट है 200 रुपये दो फाइन। लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 2019 में द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी यातायात एवं वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आया, उसने चार्जेस बढ़ाए। और चार्जेस ऐसा नहीं है कि यही कानून आया है तभी चार्जेस बढ़े, चार्जेस टाइम टू टाइम बढ़ते भी रहते हैं। 2019 में आने के बाद भी चार्जेस जो है वो बढ़ते रहते हैं, उसको कहते हैं संशोधन करना। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ही ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना पड़ेगा। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये आपको दूसरी पहली बात। उसके बाद 4th टॉपिक आता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्यों है भाई, ये यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है कोई पेड़ है और वो पेड़ जो है आपका जो है कानून है जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और उसकी अनुसूची फर्स्ट में है, वो एंडेंजर्ड है। जैसे बहुत सारे पेड़ है, नीम का पेड़ आपको पता है एंडेंजर्ड पेड़ है, और आपने क्या कि पेड़ काट दिया, भले ही वो आपका पेड़ है लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया, आप नहीं काट सकते उसको। तो दरोगा आएगा और आपके ऊपर जो है कार्रवाई करेगा। किसके तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह जंगली जानवरों को मारने के ऊपर होता है, जंगली जानवर जो है बहुत लोग मार देते हैं। ठीक है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972,
जो है वो उसके थ्रू जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये भी काम जो है, हालांकि ये जो कानून है इसमें जो वन पुलिस होती है उनका काम ज़्यादा होता है, लेकिन किसी भी पुलिस को डोमेस्टिक जो पुलिस होती है, जिसको हम सिविल पुलिस बोलते हैं, नागरिक पुलिस, उससे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए नागरिक पुलिस में जाने वाले दरोगा को भी, सब इंस्पेक्टर को भी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जानकारी होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपके 5 टॉपिक ये हो जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, छठा है आपका इनकम टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मेनली अगर मैं बता दूं कि इस कानून को सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत इतना सिविल पुलिस को नहीं होती है, किनको होती है मैं बता देता हूं। जहां भी, क्योंकि ये सारे क्या हैं आपके इस टाइप के, ये आपके इकोनॉमिक ऑफेंस आते हैं। क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक अपराध। यहां ध्यान से समझना, आप समझ जाएंगे। अब आर्थिक अपराध से डील करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी हैं? जैसे अब देखा जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका? ये आर्थिक अपराध को रोकने का काम करती है। और उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। इसको बहुत शक्तियां संसद ने पिछले 5 साल में दी है। अब ये आर्थिक अपराध के मामले में सीबीआई से ज्यादा पावरफुल एजेंसी मानी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। काम क्या है? जिसके पास भी जो है आवश्यकता से अधिक संपत्ति, टैक्स न देना, टैक्स चोरी करना या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला है, तो उस पे जो है ये काम करती है। तो सिविल पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो उसको भी जो है इनकम टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि मामला यहाँ पे ऐसे समझना है आपको। तो ये जो होती है, ये एजेंसियां जब भी ये कार्रवाई करती हैं तो इनको लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। किसकी होती है? लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। अब लोकल सपोर्ट माने मामला प्रयागराज का है, ठीक है। अब प्रयागराज में किसी ने टैक्स चुराया है या किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो तब क्या होगा कि ये प्रयागराज पुलिस से संबंध करेगी। तो प्रयागराज पुलिस के जो पुलिस उपाधीक्षक होंगे वो क्या करेंगे? अपने एक दरोगा या सब इंस्पेक्टर को भेजेंगे कि जाइए इनको सपोर्ट कीजिए। तब उसको क्या है, उस सब इंस्पेक्टर को बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो इसलिए ये आप देखते हैं, इसके लिए हमारे पास कानून है जो पढ़ने हैं। देखिए मेनली 3 कानून इसमें काम करते हैं आर्थिक अपराध की जब भी बात आती है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, आयकर अधिनियम 1961, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और कस्टम एक्ट 1962। ये तीनों कानून जो है पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और नया जो है कानून आया है जिसने एनफोर्समेंट डायरेक्ट को बहुत ज्यादा पावर दी, यानी ईडी को पावर दी है, जिसका नाम है PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। तो ये भी पार्लियामेंट में पास किया गया था और इसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जब भी हवाला से कोई पैसा आता है तो उसका ये मैटर सारा यहाँ पे देखा जाता है। यहां तक बातें समझ आई? तो इसलिए हमें इनकम टैक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब हम आगे बात करें इसमें, फिर है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसे आम बोलचाल की भाषा में NSA या हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका कहते हैं। जहां पे हिंदी बेल्ट ज्यादा होती है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो वहां पे इसको मेनली रासुका ही बोला जाता है कि फला नेता के जी के ऊपर जो है रासुका लग गई है। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो है कभी देखते हैं कि किसी यूट्यूबर के ऊपर, ठीक है ना, एक यूट्यूबर थे बिहार के, उनके ऊपर NSA लगा रहा काफी दिन। तो ये लगाया क्यों जाता है, क्या है इसकी प्रकृति? देखिए एक्चुअली जो NSA है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक्चुअली ये आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ये 1980 में आया, यानी अपराध करने से पहले रोकने के लिए किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, एक लंबे टाइम तक उसको डिटेन कर लिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति से जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सके और वो साफ सुथरी हो। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति ABCD XYZ जो भी है उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा किसी भी पुलिस कॉप की अगर हम बात करें, उसको NSA की जानकारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपने जीवन काल में वो अनगिनत लोगों के ऊपर NSA लगा चुका होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि भारत जैसे देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या नॉर्मली जो है आपके क्राउड इन्फ्लुएंसर, पब्लिक इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, वो जगह जगह घूमते हैं। तो इसलिए
आपको भी जो है एनएसए की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आईटी एक्ट आता है। आईटी एक्ट भी जो है बहुत अच्छे से पढ़ने की आपको जरूरत है। इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है कि क्योंकि देश में जो साइबर क्राइम है आपका वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि क्या है कि अपराध की यहां पे देख सकते हैं आप प्रकृति ही बदल गई है। पहले क्या था कि पहले कोई जो फलाना जो है सिंह या फलाना खान कोई बाहुबली है, समझ रहे हो ना, और उसने कॉल किया कि इतने पैसे दे दो, तो पहले अपराध क्या था कि अपराध जो था वो टैक्टिकल था एक तरीके से देखा जाए, यानी किसी को जो है बंदूक की नोक पे एक्सटोर्शन ले लिया है, किसी से क्या ले लिया। अब क्या है कि अपराध की प्रकृति बदल गई है। अब अपराध ऐसा है कि आपके अकाउंट में पैसे, आपको कोई ओटीपी आया, ओटीपी लिया और पैसे गायब। अब उसमें ना कट्टा चलाना है, ना कोई राइफल चलानी है, ना कोई बुलेट चलाना है, ठीक है। तो अपराध की प्रकृति बदल गई है। अब पहले जो हम अपराध के जो कानून है, चोरी डकैती लूट, ये उन पर लगाते थे जो इस काम को करते थे, किसी के ऊपर अपहरण का चार्ज लगा दिया जाता था। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही है, क्योंकि वो लोग वो काम करते ही नहीं है, वो तो जो है डिजिटली पैसे निकाल लेते हैं। अब डिजिटली अगर किसी ने पैसे निकाल लिए किसी के अकाउंट से, अब उसके ऊपर जो मुकदमा होगा वो नहीं तो डकैती का लगेगा, नहीं चोरी का। तो इसके लिए जो है हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और ये साइबर क्राइम से संबंधित जो भी हमारे कानून हैं उनको डिफाइन करता है, उनके लिए क्या पनिशमेंट है वो भी बताता है, ठीक है। पनिशमेंट के लिए हमने जो है अभी जो तीनों कानून बनाए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उन तीनों में पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें जो हैं मिलाकर जो है वो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इसको यहाँ पे देखना है। अब उसके बाद 9th जो टॉपिक है आपका, नवा जो आपका टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें, वो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। ये जो भी जनहित के मामलों के मुद्दे होते हैं उस पे किसी इंडिविजुअल या किसी संस्था द्वारा कोर्ट में लगाई जाती है। इसकी भी एक सब इंस्पेक्टर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि PIL भी बहुत ज्यादा कोर्ट में होती है। अब मैं आपको यहां से बताता चलूं कि कोई भी पुलिस कोप या विवेचना अधिकारी, उसका सीधा संबंध होता है डेली डीलिंग उसकी जो है देखे जाए तो उसकी अदालत या न्यायालयों के साथ होती है, क्योंकि वो किसी भी मामले में एक कड़ी के रूप में होता है। वो विवेचना भी करता है, वही विवेचना वो सबमिट करता है कोर्ट में। तो इसलिए क्या है कि उसका जो संबंध होता है वो कोर्ट से होता है। तो कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है, PIL क्या होती है, तो ये भी उसको जानकारी एक तरीके से होनी चाहिए। साथ ही उसको जो है, क्योंकि कोर्ट में वो डेली रहता है और कोर्ट में जाता है, ठीक है, जब भी, क्योंकि मामला जो होता है एक्चुअली पुलिस और किसी व्यक्ति के बीच नहीं होता है, मामला कोर्ट और किसी इंडिविजुअल के बीच है। किसी ने क्राइम किया है तो मामला एक्यूज वर्सेस स्टेट हो जाता है, तो उसको जो है जाना पड़ेगा। इसमें बीच की कड़ी का जो काम करता है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी विवेचना अधिकारी होता है वो होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा नहीं कि खाली सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर एंड अबव कोई भी आपका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है, वो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हो सकता है, ठीक है। बात है कि मामला कैसा है, लेकिन सब इंस्पेक्टर पहली कड़ी है किसी भी केस को सोल्व करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करने वाला पहला अधिकारी सब इंस्पेक्टर होता है। तो इसलिए इसको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि की, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जुडिशियल जजमेंट आते हैं, जैसे केशवानंद भारती मामला है, इंदिरा साहनी मामला है, आपका एन गोपालन मामला है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो एक तरीके से हमेशा के लिए जो है भारत में एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वो सारे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसके लिए भी मैं जो है अलग से आपको एक चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, जो आप जो है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट जो जजमेंट हैं, जुडिशियल जजमेंट हैं, आपके महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जिनको हम कहते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ ही एक सब इंस्पेक्टर को जो है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजन, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास लैंड एक्विजन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया था, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या बताता है कि जब भी किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसको अधिग्रहित करने के क्या क्या कानून हैं वो भी एक जो है पुलिस अधिकारी को पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये कानून पढ़ना पड़ता है। साथ ही हमारे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए यानी भू राजस्व जो है आपका, उससे संबंधित कितने कानून हैं, तो उसके लिए हमें एक कानून यहाँ पे पढ़ना है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपको लैंड रेवेन्यू
एक्ट 1996 के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बताता है कि जब भी किसी भूमि का पंजीकरण, किसी भूमि का बेचना या किसी भूमि का खरीदना, उसकी म्यूटेशन फाइल करना, जिसको हम दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक तरीके से एक पुलिस अधिकारी को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे जो है पूरा आश्वस्त करता हूँ, ये क्लासेस जो है फंडामेंटल लॉ की कंटिन्यू आपके पास जो है टाइम टू टाइम जाती रहेंगी, और आपसे जो है उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ये क्लासेस होने वाली है। अगर आप मेरी केवल क्लासेस कर लेते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी क्लासेस जैसी भी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी ये क्लास है इसको आप लाइक करें, और साथ ही ये क्लासेस जो है उन बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जिनको इसकी ज़रूरत है, तो इसको वहां तक आप शेयर करें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।